नमस्कार दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई ऐसी दूसरी लिस्ट आने वाली है जिस लिस्ट में कुछ ऐसे पत्रकार और एंकर शामिल हो सकते हैं जिनके बहिष्कार का ऐलान हो सकता है? आपको पता होगा कि 2 दिन पहले एक लिस्ट आई इंडिया गठबंधन की तरफ से। उस लिस्ट में 14 टीवी एंकर्स के नाम थे, उनके कार्यक्रम, उनके शोज, उनके इवेंट्स के बहिष्कार का ऐलान था। अब खबर आ रही है कि दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, आ सकती है, जिस लिस्ट में कुछ और पत्रकारों के नाम होंगे, कुछ और एंकर्स के नाम हो सकते हैं, जिसको लेकर विपक्षी दलों को लगता है कि वो एंकर्स नफरत फैलाने वाली बहसें करते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं, सत्ता पक्ष के हिसाब से नैरेटिव बनाते हैं और हिंदू मुसलमान या वो तमाम मुद्दों पर बहस करते हैं जिससे देश में नफरत का माहौल हो। जरूरी मुद्दों पर बहस करने से बचते हैं। अब कहा जा रहा है दूसरी लिस्ट आ सकती है। खबर कहां से आई और इस बीच हुआ क्या है 24 घंटे 48 घंटे में जब से वो पहली लिस्ट आई, और कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष शामिल है, आईटी सेल के मुखिया शामिल है, पूरी पार्टी शामिल है, सारे मंत्री शामिल हैं, कैसे उन 14 पत्रकारों के लिए कवच का काम कर रहे हैं और उनकी पत्रकारिता के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनके बचाव में कैसे मैदान में कूद पड़े हैं और उसका क्या मतलब है, और कैसे उनमें से कई पत्रकार लगातार छाती पीट रहे हैं, अपने चैनलों पर, अपने शोज में लगातार खुद को सवाल पूछने वाला बता रहे हैं, लगातार अपनी तरफ से कह रहे हैं हम तो सवाल पूछेंगे भाई, हम तो सवाल पूछेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, हम तो बहुत सवाल पूछ रहे थे इसलिए विपक्ष ने हमारा बहिष्कार किया, हमारे सवाल से विपक्ष डर गया। तमाम तरह के नाटक नौटंकी वो सब करते हुए ये भी कह रहे हैं कि हम चूंकि सनातन पर सवाल पूछ रहे थे, हम चूंकि सनातन और भारत के पक्ष में थे, इसलिए हमारा बहिष्कार हुआ। ऐसी बातें करने वाले लोग हैं और वो लोग कभी बीजेपी के सत्ता, मोदी, शाह, योगी से 9 साल में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन वो सवालची बने, मशालची जैसे होता है ना, वो सवालची बनकर 48 घंटे से तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर और अपने कार्यक्रमों में कर रहे हैं, नाटक नौटंकी के साथ। हम तो पूछेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो डरेंगे नहीं, हम तो झुकेंगे नहीं। अरे किससे नहीं डरेंगे, किससे नहीं झुकेंगे? जिनकी सरकार है उनके सामने झुकना तो छोड़िए, उनके सामने लेटे हुए हैं आप, जमीन पर लेटे हुए हैं। झुकना भी छोटी बात है आपके लिए, और आप यहां सवालची बने हैं कि हम सवाल पूछेंगे। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। और बीजेपी ने एक पन्ने की जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उनके बचाव में, इस प्रेस विज्ञप्ति का भी पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद बीजेपी का दोमुहापन, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले उस खबर पर जिसका जिक्र किया, क्या ऐसी दूसरी लिस्ट तैयार हो रही है या लिस्ट आ सकती है? खबर आई टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। आज सुबह 6:01 पर 6 बजे सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर खबर है। ट्विटर पर कुछ लोग शेयर करने लगे इस खबर को। इसकी हेडिंग है, अपोजिशन ब्लॉक सेट टू इशू सेकेंड बॉयकॉट लिस्ट ऑफ न्यूज एंकर्स। अपोजिशन ब्लॉक मतलब विपक्षी गठबंधन दूसरी लिस्ट जारी कर सकता है न्यूज एंकर्स की। और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी दलों का मोर्चा, ये दूसरी लिस्ट ऐसे पत्रकारों की जिनमें ज्यादातर एंकर होंगे जारी कर सकता है, जिनका बहिष्कार किया जा सकता है आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर शब्द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया और साथ में यह भी लिखा है कि ए न्यूज एजेंसी इज ऑल्सो लाइकली टू फिगर इन द ब्लैक लिस्ट दैट इज इन द वर्क्स, सोर्सेज क्लोज टू द मीडिया कमेटी। मतलब एक न्यूज एजेंसी, जाहिर है वो टीवी न्यूज एजेंसी होगी, न्यूज एजेंसी भी उस ब्लैक लिस्ट वाली जो लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट, उसमें शामिल हो सकती है मीडिया कमेटी के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया। और उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर और दी है, मतलब इस खबर के विस्तार में बताया है कि मीडिया कमेटी क्या हुआ था, जो मुंबई में मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन की, उसमें 4 कमेटियां बना दी गई थी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो रणनीतिक राजनीतिक फैसले के लिए, एक मीडिया कमेटी, 2 और कमेटी थी। तो मीडिया कमेटी में हर दल का एक नुमाइंदा है जो ऑब्जर्व करेगा टेलीविजन चैनलों पर एंकर्स की भूमिका, एंकर्स के शोज का मकसद, नैरेटिव, और खास तौर से आरोप यह है कि जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली बहसें करते हैं, लगातार उसी तरह की का काम करते हैं, उन पर नजर रखें और उनके शो में ना जाएं। यह फैसला मीडिया कमेटी की सहमति से जो लिस्ट बनी उसके आधार पर हुआ। तो अब इसमें यह है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मीडिया कमेटी के हवाले से यह जानकारी दी है, लेकिन उसमें यह भी है कि लिस्ट कब आएगी इसके बारे में अभी इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। लेकिन किसी कमेटी के किसी सदस्य ने बताया है कि यह कभी भी आने वाले दिनों में हो सकता है। अब हुआ क्या
कि जो 14 लिस्ट आई है 14 एंकर्स की, उनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये भी जानकारी आई है कि उन एंकर्स की भूमिका कि क्या बहिष्कार होने के बाद या उस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में नाम आने के बाद क्या उनमें कोई सुधार हुआ है, क्या उनके रवैये में सुधार हुआ है, इसको भी इंडिया गठबंधन के नेता या कमेटी के लोग ऑब्जर्व करें। तो ये खबर आई है। एक खबर ये भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की अगली बैठक में यह भी तय किया जा सकता है, अगर इन एंकर्स का रवैया नहीं बदला या चैनलों का रवैया नहीं बदला, तो यह भी तय हो सकता है कि जिन 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सरकारें हैं, उन राज्यों में वहां की सरकारों की तरफ से उन चैनलों के विज्ञापनों पर भी रोक या विज्ञापन के मद में कटौती की जा सकती है। इस पर भी कई दलों के नेताओं की राय थी कि जब तक उनके आर्थिक हितों पर चोट नहीं करेंगे, जब तक उनके विज्ञापनों के मद में कटौती नहीं करेंगे, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। कई दलों की ऐसी राय थी। तो जानकारी ये आ रही है कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में इस पर भी बात हो कि जहां जहां सरकारें हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे बंगाल हो, जो भी राज्य विपक्षी दलों की सरकारों वाले 11 राज्य हैं, वहां उन चैनलों के विज्ञापनों का जो मद है उसमें कटौती हो। और होता यही है कि एंकर्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। चापलूसी जो ट्विटर पर करते हैं बहुत लोग, जैसे आप लोगों में बहुत लोग ये समझते हो ना कि सब मालिकों के दबाव में है, चैनल के मालिकों का दबाव है, चैनल के मालिकों का एजेंडा हो सकता है, लेकिन ट्विटर पर जो चापलूसी में बिछे जाते हैं वो कोई मालिक नहीं कर रहा है। उनकी फितरत भी यही हो गई है। वो मोदी जी के सेवक हो चुके हैं, वो पूरी तरह से मॉडिफाइड एंकर हो चुके हैं। तो ये अब ऑब्जर्व करेगा गठबंधन कि अगर जरूरत पड़ी और उन्होंने इसी तरह से विपक्ष के खिलाफ एजेंडा जारी रखा या देश में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए टारगेट करते रहे, तो उनके व्यावसायिक हितों पर चोट पहुंचा। अब इस पर कोई अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जानकारी है, जो पता चल रहा है कि इस पर भी कुछ दलों का कहना है कि इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन मालिक, जो अखबार चैनलों के मालिक हैं, फिर उन्हें लगेगा वो सब कुछ कबूल कर सकते हैं। टीआरपी के लिए नौटंकी चोपड़ा देवगन का कबूल कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन अंबानी को भी लगेगा ना कि उनके 10-5 करोड़ के विज्ञापन रुक रहे हैं और उनके व्यावसायिक हितों पर चोट हो रही है, उनके कॉन्क्लेव में कोई मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है राज्य सरकारों की चुनावी मौसम में, उस दिन फिर क्या होगा ये देखने की बात है। तो क्या ऐसा भी फैसला हो सकता है? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि गठबंधन आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करता है क्या, क्योंकि इतराज बहुत है। और इतराज आप सब जानते हैं, टेलीविजन चैनल कैसे काम कर रहे हैं कई सालों से, और वो एंकर्स कैसे काम कर रहे हैं, किनके लिए काम कर रहे हैं, कैसे सुपारी जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तो अब उसमें उन एंकर्स की बहसों में चूंकि इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम अपने नेता और प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, और मैं उस फैसले के साथ हूं, मैं मानता हूं सही है। क्यों भेजें? जब आपको पंचिंग बैग की तरह बुलाकर उनको जलील करना है, उनको सिर्फ सवालों के घेरे नहीं, सवाल तो पूछिए, आप सवाल की आड़ मत लीजिए, सिर्फ अपने एजेंडे के ट्रैप में फंसाना है। अब बीजेपी चूंकि 3 महीने सनातन पर चर्चा करना चाहती है, तो कभी ज्ञानवापी, कभी सनातन, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी राम मंदिर, कभी 370, और कभी नहीं कुछ तो हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदने वाली कोई चीज खोज लानी है। और उस खोजी हुई चीज पर, वो गढ़ी हुई चीज पर, या उस नैरेटिव पर जो कहीं ऊपर से तय हो रहा है, उस पर आपको बीजेपी के एक प्रवक्ता को बिठा लेना है, एक ऐसे संघ समर्थक को बिठा लेना है, मोदी समर्थक को, जिसके नीचे आप लिख देंगे राजनीतिक विश्लेषक। एक एंकर खुद होगा, क्योंकि उन सबसे ज्यादा वकालत बीजेपी की और मोदी जी की आज की तारीख में कई एंकर करते हैं, प्रवक्ता को मात दे देते हैं, इस तरह की बातें करते हो। ये 3 हो गए, एक आध और ऐसे ही कुछ नकाबपोश सरकार समर्थक, और एक बीजेपी माफ करें विपक्ष की तरफ से किसी को बुला लिया, या एक और उनके किसी गठबंधन की तरफ से, और उसके बाद 4 मिलकर टूट पड़े। एजेंडा यह है कि बहस के शुरू में 10 मिनट तक रगड़ो इनको, और इनको इस तरह की स्थिति कर दो कि वो बचाव न कर पाए, या 2 लोग और टूट पड़ो, बीच में आवाज भी म्यूट कर दो, और ये सब करो, लेकिन उस एजेंडे के तहत करो जिससे उनको बताओ कि ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये चीन के एजेंट हैं, ये कश्मीर में जो सरकार ने शांति की कोशिश की उसके विरोधी हैं, ये सेना विरोधी हैं, ये न जाने क्या क्या, ये इनका मकसद होता। और ये सब हो गया तो ये बहुसंख्यक विरोधी हैं,
और ये सब हो गया तो ये मुसलमान परस्त हैं, ये तुष्टीकरण वाले हैं। यही दिन रात का इनका काम है। ऐसी बहसों के पोस्टर लगातार 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने कई बार दिखाया है, जिसमें अगर 100 बहसें इन लोगों से, चोपड़ा और देवगन जैसे लोगों ने की है, 100 में 80 से ज्यादा बहसें यही सांप्रदायिक एंगल से की गई है या विपक्ष को निशाने पर रख के की गई है। और तो और सरकार की हर दमनकारी नीति के ये साथ खड़े होते हैं, चाहे बुलडोजर का मसला हो, चाहे घरों को तोड़ने का मसला हो, चाहे धार्मिक आधार पर कोई ऐसा फैसला करने का मसला हो, हर जगह ये सरकार के साथ खड़े होते हैं। जहां सरकार फंसती है पेशाब कांड जैसे मुद्दे पर, वहां चुप्पी साध लेते हैं, वहां गौन हो जाते हैं। लेकिन उनके एजेंडे से विपक्ष बचना चाहता है, इसलिए विपक्ष ने फैसला किया कि हम किसी सांप्रदायिक बहस में जो लोग हैं उसमें नहीं आएंगे। अब जब नहीं आएंगे तो होगा क्या और क्यों बिल बिलाए हुए? बिल बिलाए इसलिए हुए कि अब पंचिंग बैग ही नहीं है। किसको बुलाकर आपको ठोकना है, किसको बुलाकर आपको क्लास लेना, वो है ही नहीं। अब बीजेपी से क्या करोगे? रसगुल्ले जैसे सवाल फ्रेंडली तो करोगे नहीं, उनसे तो आप पूछना नहीं चाहते हो कि 3 दिन हो गए कश्मीर में शहादत के, मेजर कर्नल और डीएसपी के चीख पुकार की तस्वीरें लगातार आ रही है परसों से, सन्नाटा सरकार की तरफ से। जश्न मोदी जी मना चुके बीजेपी पार्टी ऑफिस में भी और एमपी छत्तीसगढ़ में भी रोड शो कर चुके भव्यता के साथ। अमित शाह और राजनाथ सिंह का कोई बयान कल तक नहीं आया था, अभी ट्विटर मैंने चेक नहीं किया। तो उनसे तो सवाल पूछोगे नहीं कि जब शहीद परिवारों में चीख पुकार मची है, शहीद मेजर के पिता आशीष की मां रो रही हैं पानीपत में, या मोहाली में कर्नल के परिवार वाले रो रहे हैं, और तब आप जश्न मना रहे हो, चुप्पी साधे हो, 2 शब्द बोल नहीं सकते हो, श्रद्धांजलि के 2 शब्द खर्च नहीं कर रहे हो। उनसे तो आप सवाल पूछोगे नहीं। आप सवाल पूछोगे विपक्ष से और उनको घेरोगे इन्हीं मुद्दों पर जो बीजेपी चाहती है। तो विपक्ष ने तय किया कि हम नहीं भेजेंगे। अब वहां बेचैनी है कि अब करें क्या, बहस कैसे चला। कुछ लोग सेटिंग करने में भी लगे होंगे, कुछ लोग इंडिविजुअली कॉल कर रहे होंगे। अब जो ये खबर आ रही है कि ऐसे कुछ और एंकर्स हो सकते हैं। मुझे किसी ने यह भी बताया कि हम ऑब्जर्व करेंगे महीने 2 महीने, अगर लगेगा कि कुछ बदला तो हम शायद उस नाम में करेक्शन भी करेंगे। ऐसा भी कुछ जानकारी ऐसी छन कर आ रही। ये जब होगा तो होगा। लेकिन अब जो छाती पीट रहे हैं एंकर्स और बीजेपी वाले कि सवाल पूछने की वजह से उनका बहिष्कार हुआ, वो बड़े निडर बेखौफ पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या वो इसका जवाब दे सकते हैं बीजेपी वाले? कि संदीप चौधरी, कल मैंने वीडियो में विस्तार से बताया, जो एबीपी न्यूज़ के मशहूर एंकर हैं, जो खेती, किसानी, मजदूरी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सारे मुद्दों के अलावा बाकी ऐसे मुद्दों पर कम बात करते न के बराबर। इन मुद्दों पर जो सवाल पूछते हैं सरकार से, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, घटनाओं के साथ, ब्यौरे के साथ, डिटेलिंग के साथ, उनका बहिष्कार बीजेपी ने क्यों कर रखा है 1 महीने से? अघोषित बहिष्कार, कहीं कोई प्रेस रिलीज इस तरह से इंडिया ब्लॉक की तरह से नहीं है। लेकिन 15 अगस्त के बाद से संदीप चौधरी के शो में कोई नहीं जा रहा है। वो संदीप चौधरी जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहे थे 12-13 महीने, तब ये ज्यादातर एंकर इनमें से उन किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या कहते रहे, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, सब कुछ सरकार के साथ खड़े होकर, सरकार से 4 कदम आगे जाकर। उस वक्त संदीप चौधरी जैसे लोग लगातार उन किसानों की बात रख रहे थे, किसानों की मुश्किलें बता रहे थे, एमएसपी पर सवाल उठा रहे थे, और किसानों के साथ जो नाइंसाफियां सरकार ने की उसका जिक्र कर रहे थे। बता रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में बरेली की एक रैली में कह दिया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, एमएसपी के वादे किए थे। ये सब वो भी बता रहे थे, हम जैसे और लोग भी बता रहे होंगे, और भी कुछ पत्रकार होंगे, यूट्यूब पर होंगे। लेकिन मुख्य धारा के चैनल पर संदीप चौधरी ये काम कर रहे थे, रवीश अपने चैनल पर कर रहे थे। रवीश को जाना पड़ा, क्यों आप जानते हैं। लेकिन संदीप चौधरी वहां से न्यूज़ 24 से एबीपी न्यूज़ में गए, और उसके बाद 31 जुलाई से शो हुआ। 15 अगस्त से उनके शो में बीजेपी नेताओं ने जाना बंद कर दिया। विस्तार मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कल ही बताया। तो एक तो उनका बैन, रवीश का बैन तो 2016 में हुआ ही था। किसने किया था? बीजेपी ने किया था, क्योंकि रवीश कुमार जो सवाल उठा रहे थे, बीजेपी वो सवाल सुनना नहीं चाहती थी, और सवाल पर बीजेपी नेता हमेशा फंसते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछे, वो चाहते हैं कि सारा जो सवालों की बंदूक है वो राहुल गांधी की तरफ ताने रहो, अखिलेश की तरफ तानो, लालू यादव की तरफ तानो, स्टालिन की तरफ तानो, ममता बनर्जी की तरफ तानो, विपक्ष के जितने नेता हैं उनकी तरफ तानो, और कोई सवाल ना मिले तो सनातनी बनकर खड़े हो जाओ और बस देश में हिंदुत्व की अलख जगाने लगो, हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी बन जाओ, और उसके बाद
मोनू मानेसर तक का भी समर्थन करने लगो। ऐसे लोग भी हैं। तो क्या करे विपक्ष? और ये विपक्ष क्यों नहीं तय करे कि हम तुम्हारा पंचिंग बैग नहीं बनेंगे? जब बीजेपी ये काम घोषित तौर पर नहीं, अघोषित तौर पर करती रही है। पत्रकारों के नाम 1 दर्जन बता सकता हूं जिनसे बीजेपी के नेता जिनको इंटरव्यू नहीं देते, जो ब्लैक लिस्टेड है, ज्यादा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री तो तुरंत ब्लैक लिस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, जो उनसे तल्ख सवाल पूछ ले वो बात उनसे करते हैं। जो लारा लप्पा वाला गुडी गुडी सवाल पूछे, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, नामों पर नहीं जा रहा हूं। वो उन्हें पसंद करते हैं, प्रसून जोशी को, जो कहे कि आप में तो एक फकीरी दिखती है। वो उन्हें इंटरव्यू दे देते हैं। अक्षय कुमार को जो कहें आम चूस कर खाते हैं या खाकर, वो उन्हें इंटरव्यू दे देते हैं। जो एंकर की तरफ से पूछा जाता है आप थकते क्यों नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, तो प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को, चुनिंदा लोगों को इंटरव्यू देते, ही की, साथ में कविता भी सुनते हैं, और बाकी सब ब्लैक लिस्टेड है। 9.25 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनमोहन सिंह तमाम आरोपों में घिरे थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूट्यूब पर सर्च करिए मिल जाएगा। 2014 के पहले, अगर मुझे साल याद है, शायद 12 रहा होगा, मनमोहन सिंह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था प्रधानमंत्री निवास पर शायद, जिसमें देश के सारे संपादक उस दौर के थे। अर्नब गोस्वामी भी थे, राजदीप सरदेसाई भी थे, बाकी चैनल। अर्नब गोस्वामी ने बहुत तल्ख सवाल पूछे थे और सारे चैनलों पर लाइव गए थे। मनमोहन सिंह को असहज करने वाले सवाल पूछे थे, क्योंकि उस सरकार पर उस दौर में बहुत आरोप थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उसी अर्नब गोस्वामी को तल्ख सवाल पूछने का मौका दिया है, या क्या उस अर्नब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से तल्ख सवाल पूछे? सुधीर चौधरी ने क्या सवाल पूछे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कह दिया था पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है? बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी है, सरकार के वादे जमीन के नीचे हैं, और वादों की लिस्ट कितनी बार गिनाऊं, 50 बार मैं वीडियो में बात करता हूं। किसी को सवाल पूछना ही नहीं है। किसी को महामना मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछना है। अमित शाह के सामने चू नहीं करना है। कई बार अमित शाह जो रथ पर होते हैं, 2-4 वीडियो ऐसे वायरल होते हैं, जब चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान किसी रथ पर या खुली गाड़ी पर होते हैं, और एक एक करके सबको मौका दिया जाता बाइट के प्रसाद के तौर पर 3-3, 4-4 मिनट। किसी ने जरा एक टेढ़ा सवाल पूछा, ए मयूख देख ये क्या पूछ रहा है। मयूख, संजय मयूख है बीजेपी में, कि मयूख देख क्या पूछ रहा है, और उसको धकिया के, बिहार में कहते हैं गर्दनिया पासपोर्ट, धकिया के नीचे उतार दिया जाता है। ऐसे भी 2-4 वीडियो, उसमें वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल। तो ये तो अमित शाह जी। तो जहां आपको पूछना चाहिए वहां पूछने नहीं दिया जा रहा है। जहां हिम्मत किया तो ए मयूख देख ये क्या पूछ रहा है, जा चल हट, पीछे नीचे उतर गाड़ी से, दूसरे को भेज। तो ये तो बीजेपी है, और वो बीजेपी ये प्रेस रिलीज जारी करती है, जो बहुत तकलीफ में कि उनके बहिष्कार क्यों हुए। इस प्रेस रिलीज में कल भी मैंने बताया था, फिर से बता दूं, जिनको लगता है कि इस बहिष्कार से क्या होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है बहिष्कार से यही होगा कि उनके बहस में जब बीजेपी नेता नहीं जाएंगे तो शिकार नहीं मिलेगा। जब शिकार नहीं मिलेगा तो आपकी बंदूक और बंदूक से निकलने वाली गोली, कारतूस चलेगी कहाँ? तो इसलिए बेचैन है। तो बीजेपी जो कवर फायर देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति बीजेपी ने जारी किया, जिस राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने जारी किया, इन्हीं अनिल बलूनी की टीम शाम को जितनी बहसें अलग अलग चैनलों में होती है, उन बहसों में अपने नेताओं प्रवक्ताओं को भेजते हैं चैनल के मुताबिक। और इन्हीं अनिल बलूनी ने यह तय किया होगा कि संदीप चौधरी के शो में 15 अगस्त के बाद किसी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उस दिन संदीप चौधरी ने निर्मला सीतारमण से और अनुराग ठाकुर जैसे केंद्रीय मंत्रियों से कुछ तीखे सवाल एमएसपी और महंगाई पर पूछ लिए थे। आपको पता ही होगा कि सुधीर चौधरी ने एक सवाल स्मृति ईरानी से टमाटर पर पूछ लिया था, तो सुधीर चौधरी को स्मृति ईरानी ने कैसे जेल वाला याद दिला दिया था, और आगे सिलेंडर पर पूछते तो पता नहीं स्मृति ईरानी क्या करती। खैर, तो इस बीजेपी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति में जिस तरह से कहा गया कि ये दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच है, तो कल का एक वीडियो देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी पर मैंने बनाया, जो हमारी छोटी सी चंद सेकंड की मुलाकात थी। वो कौन सी सोच थी जिसमें आपको एतराज था, और हमारी आलोचना के लिए आपने ये शब्द कहा कि इनके ब्लड में हमें गाली देना है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आलोचना करना मतलब गाली देना, ये उनका एक तरीका है। विक्टिम कार्ड, लोगों को ये बताना कि सब मुझ पर कैसे हमले करते हैं, वही उन्होंने कर्नाटक चुनाव में कहा था। 90 या 92 गालियों की लिस्ट बना करके मुझे 92 गाली पड़ती है, ऐसा कुछ कहा था। आलोचना उनके लिए गाली है। बीजेपी इसमें कहती है कि बीजेपी ऐसी विकृत सोच का विरोध करती है जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोके,
रवीश कुमार की स्वतंत्रता को किसने रोका, किसने 7 साल तक रवीश कुमार के शो का बहिष्कार किया और किसने संदीप चौधरी के शो का बहिष्कार किया? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संदीप चौधरी की नहीं है, रवीश कुमार की नहीं थी। इसी में आगे लिखा है जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश है। इसी में आगे लिखा है घमंडिया दलों में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी में सच का सामना करने की हिम्मत है? और अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी ने 9.25 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी खुले में एक बार मीडिया के सामने आए? 40-50-100 लोग हों, हम जैसे लोगों को भी बुला लें, अगर चाहें तो, ना बुलाएं तो कोई हर्ज नहीं है। मैं मानता हूं कि 100-150 लोगों के साथ ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, कोई ना कोई 5-7 पत्रकार चैनल का भी होगा, कुछ सवाल पूछ सकता है, या अखबार वेबसाइट वाला पूछ लेगा, करें। और नहीं पूछ लेगा चुनिंदा से ही कर लें, जरा देखें तो कि ये सब जो लोग कहते हैं हम कड़े सवाल, मुश्किल सवाल, तीखे सवाल पूछते हैं इसलिए विपक्ष डर गया, एक्सपोज तो हो उस लाइव में, देखें कि ये सुधीर चौधरी, ये अमिश देवगन, ये अमन चोपड़ा जो बिलबिलाए घूम रहे हैं कि बड़े तीखे सवाल हम पूछते हैं, मुश्किल सवाल, वो जरा मोदी जी के सामने पूछ के दिखाएं, हम देखें कि कैसे सवाल पूछते हैं। कहीं वहाँ तो कह नहीं देते हैं कि थकते क्यों नहीं, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, सुना है आप सिर्फ 4 ही घंटे सोते हैं, सुना है आपने 19 साल या 20 साल से कोई छुट्टी नहीं ली, यही पूछ लें, पता तो चले। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? किसी ने क्यों नहीं पूछा आज तक? और बीते 9 सालों में कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर किसी चैनल ने कोई सवाल पूछा हो? लेकिन आप 2014 के फ्लैशबैक में जाइए, यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे, मनमोहन सिंह की तस्वीरों के साथ सवाल पूछे गए। एक और वीडियो में इस पर कुछ कहानी में बताऊंगा। चूंकि बार बार आपको बताना जरूरी है कि जो लोग छाती पीट रहे हैं कि मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, वो गलत कह रहे हैं। अगर हमला है तो हमला उस दिन शुरू हो गया था जब रवीश कुमार के शोज में बीजेपी नेताओं ने बहिष्कार किया। हमला तब भी था जब करण थापर के इंटरव्यू को उन्होंने अधूरा छोड़ा। हमला तब भी था जब विजय त्रिवेदी जैसे पत्रकार को हेलीकॉप्टर से बीच में कहीं उतार दिया किसी सभा पर, उन्होंने अपनी गाड़ी से आना पड़ा। वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है वीडियो। हमला तब भी था जब 1 महीने पहले 15 अगस्त को संदीप चौधरी के कार्यक्रम का बहिष्कार, अघोषित बहिष्कार बीजेपी ने किया। इसी में बीजेपी ने कहा मीडिया संस्थानों और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित सभी पत्रकारों से आग्रह करती है कि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसी विकृत सोच का सामना करें। ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसी विकृत सोच का सामना करें। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित सभी पत्रकारों से बीजेपी का आग्रह है। दरअसल बीजेपी का आग्रह उन 14 पत्रकारों से है जो बीजेपी के लिए, सत्ता के लिए काम करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप जो कर्तव्य निभा रहे हैं उस कर्तव्य को निभाते रहिए, बिल्कुल बेखौफ होकर, हम आपके साथ हैं ना। और जो जिस विकृत सोच के तहत आप सांप्रदायिक बहसें करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, विपक्ष के खिलाफ बीजेपी की साजिश के लिए, साजिश को आगे बढ़ाने के लिए टूल किट का हिस्सा बनते हैं, वो करते रहिए। यही तो बीजेपी कर रही है। सभी पत्रकार ऐसी तानाशाही मानसिकता से कि आगे बिल्कुल न डरते हुए फियर और फेवर के उच्च भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए ऐसी निकृष्ट सोच का बहिष्कार करें। ये देखिए, बिल्कुल न डरते हुए, भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए, निकृष्ट सोच, सब मैंने कहानी बता दी और बीच बीच में बताता रहूँगा। तो ये तो बीजेपी का तरीका है और बीजेपी के बचाव की वजह है। और बाकी लोग जो सफाई दे रहे हैं वो अपनी जगह है। इसमें सुधीर चौधरी ने जो कर्नाटक को लेकर खबर गलत दिखाई थी, सब्सिडी को लेकर, उसको लेकर फैक्ट चेक हुआ और पता चला उसने आधा बताया आधा छिपाया, और गलत ढंग से वहाँ उस सब्सिडी को सिर्फ ये बताया गया कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है, मुसलमानों के लिए है। ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने को लेकर विस्तार से हमने पहले भी बात की थी। वहाँ सरकार ने FIR दर्ज करा दी और उसके बाद कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने उन्हें अगली तारीख दी है, शायद 20 सितंबर को सुनवाई होनी है। लेकिन हाईकोर्ट के जज ने, पीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि मीडिया की भूमिका जानकारी प्रदान करना है, यह जानकारी प्रदान करने का तरीका नहीं है। औसत आदमी अल्पसंख्यकों के प्रति भी नफरत विकसित कर सकता है। वह कह सकता है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, मुझे नहीं। ऐसा नहीं है कि लाभ केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट संस्थाओं को भी। यह केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज ने कहा है, न्यायमूर्ति हेमंत चंदन गौदर की पीठ ने, सिंगल पीठ ने। और उसके बाद अब इसकी सुनवाई होनी है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। बारीकी से देखिए, बारीकी से समझिए, सचेत रहिए, चौकन्ने रहिए। जो लोग छाती पीट रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, पत्रकारिता का, सवालों
के प्रति जो उनकी निष्ठा है उस पर हमला है, तो जरा उनके सवालों को अपने पैमाने पर कसने की कोशिश करिएगा कि 9.25 साल में कितने सवाल सत्ता से पूछे हैं, और वो सवाल हैं जो विपक्ष से पूछे हैं या सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश में एक नफरत का माहौल बनाना है। यही वजह है विपक्ष ने तय किया हमें इनका बहिष्कार करना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।